गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है चोल वंश। और चोल वंश से पहले हमने जो वीडियो पढ़ा था उसमें पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये चोल वंश है, ये चोल वंश साउथ इंडियन जो रीजन थे उनमें था, मतलब जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में यह चोल वंश इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें देखिए दक्षिणापथ के तीन प्रमुख क्षेत्र थे। दक्षिणापथ के तीन प्रमुख क्षेत्र थे, कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। अब बात आती है कि दक्षिणापथ क्या है। तो दक्षिणापथ हम कहेंगे दक्षिण के मार्ग को, दक्षिण के रास्ते को। आज प्रेजेंट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और थोड़ा सा जो मध्य प्रदेश का जो भाग है, यह पहले दक्षिणापथ के अंतर्गत आता था। जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें ये आता था। और इन क्षेत्रों पर किनका अधिकार था? चेर, चोल और पांड्य। तो इन तीनों में से हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। देखिए अशोक के अभिलेखों में चोल राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मिलता है। अभिलेख आप जानते हो, अभिलेख किसे कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अशोक के जो अभिलेख थे उन अभिलेखों में चोल जो राज्य है, इस राज्य का वर्णन तो मिलता है, लेकिन किस राज्य के रूप में मिलता है? स्वतंत्र राज्य के रूप में। मतलब यह जो राज्य था चोल राज्य, यह एक स्वतंत्र राज्य था। आगे देखिए, चोल राज्य के लोग तमिल भाषी थे और उन्होंने तमिल भाषा में बहुत से साहित्य लिखे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चोल जो राज्य के जो लोग थे वो किस भाषा को बोलते थे? वो तमिल भाषा बोलते थे और तमिल भाषा में ही उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर साहित्यों को लिखा है। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरल इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब एक व्यक्ति थे, या कह सकें हम एक लेखक थे, कवि थे, जिनका नाम था तिरुवल्लुवर। और तिरुवल्लुवर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कुरल। और यह कुरल तमिल भाषा की बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है। देखिए एक बार, तो ये थे तिरुवल्लुवर जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कुरल, ठीक है। और कुरल इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है। अब आगे देखिए विजयालय। तो विजयालय कौन थे? विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने चोल वंश को स्थापित किया था, चोल वंश की नींव रखी थी। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, या चोल वंश की नींव किसने रखी थी? तो विजयालय थे। अब देखिए विजयालय के बाद नेक्स्ट रूलर करिकाल। करिकाल इस वंश का पहला शासक था। तो इस वंश का पहला शासक किसे कहेंगे हम? करिकाल को। अब देखिए आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर स्थापना तो किसने की थी? विजयालय ने। तो पहला राजा वो होना चाहिए, लेकिन करिकाल को पहला शासक क्यों कहा गया? तो देखिए विजयालय जो था उसने चोल वंश का केवल स्थापना की है, लेकिन चोल वंश का उसने विस्तार नहीं किया। लेकिन पहला रूलर जिसने चोल वंश का विस्तार किया था, चोल साम्राज्य को बहुत आगे तक बढ़ा दिया था, वो था करिकाल। इसलिए इसे क्या कहा गया? इस वंश का पहला शासक कहा गया। या ये कह सकते हैं कि चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? करिकाल था। आगे देखिए, इसने पुहार या पुगार नामक नगर की नींव डाली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुहार या पुगार जो नगर है, इस नगर को किसने बसाया था, या इस नगर की नींव किसने डाली थी? तो इसके आंसर में आएगा करिकाल। आगे देखिए, इसने सिंगल से युद्ध किया और कावेरी नदी के किनारे इन युद्ध बंदियों से 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया था। कि करिकाल था, इस करिकाल ने सिंगली कौन होते हैं? सिंगली होते हैं सिंगल जो द्वीप बोला जाता है वो बोला जाता था श्रीलंका। पहले श्रीलंका को सिंगल कहा जाता था, सिंगल द्वीप कहा जाता था। तो करिकाल ने श्रीलंका या सिंगल द्वीप पर अटैक किया और वहाँ पर युद्ध करने बाद जो वहाँ के राजा थे उनको हरा दिया, और वहाँ के जितने भी सैनिक थे उन सैनिकों को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद क्या किया कि करिकाल था, इसने कावेरी जो नदी है उस कावेरी नदी के किनारे
इन युद्ध बंदियों की सहायता से, जो भी कैदी थे उन कैदियों की सहायता से 100 मील लंबे एक बांध का निर्माण करवाया था। तो यह निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? करिकाल के द्वारा। कहाँ करवाया गया था? कावेरी नदी के किनारे। किनके द्वारा करवाया गया था? युद्ध बंदियों के द्वारा। और ये युद्ध बंदी कहाँ के थे? सिंगल द्वीप या श्रीलंका के ये युद्ध बंदी थे। अब देखिए, इसने अपनी राजधानी उरुपुर से कावेरी पट्टनम को बनाया। करिकाल या कहें चोल वंश की जो राजधानी थी वो उरुपुर थी, और इसने उरुपुर से कहाँ पर अपनी राजधानी को ले गया? कावेरी पट्टनम में अपनी राजधानी को ले गया। आगे देखिए, नेक्स्ट रूलर आता है आदित्य। यह है विजयालय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। कौन था? विजयालय का पुत्र, मतलब जिसने स्थापना की थी उसका पुत्र था, और जिसने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। तो पल्लव नरेश था अपराजित, इसको किसने हराया था? विजयालय के पुत्र आदित्य ने हरवाया था। अब नेक्स्ट रूलर देखिए, जिसका नाम था परांतक फस्त। तो आदित्य का पुत्र परांतक फस्त ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। परांतक फस्त किसका पुत्र था? आदित्य का था। और आदित्य के पुत्र परांतक ने जो पल्लव डायनेस्टी है, पल्लव वंश है, हम इसको भी पढ़ेंगे आगे, पल्लव वंश की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। परांतक ने पांड्यों की राजधानी, पांड्य हमने शुरू में पढ़ा था, चेल, चोर और पांड्य 3 प्रमुख क्षेत्र थे। तो पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरा, उस मदुरा या मदुरई पर इसने अधिकार कर लिया था। किसने? परांतक प्रथम ने। और अधिकार करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था मदुरई कोंडा। दोबारा देखिए, परांतक ने पांड्यों की राजधानी जिसका क्या नाम था? मदुरा या मदुरई, उस पर अधिकार कर लिया और एक उपाधि धारण की, एक टाइटल लिया था जिसका नाम था मदुरई कोंडा। परांतक के बाद अब नेक्स्ट रूलर है चोल राजराज प्रथम। यह है जिसका शासन का समय है 985 से 1013 ईस्वी। इसने, यह कहा जाता है कि यह चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, या ये कहें कि जो साउथ इंडिया था, सदर्न इंडिया था, इस सदर्न इंडिया का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया? देखिए, इसने संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग, सिंगलदीप, श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया था। पूरा जो मद्रास है, मद्रास को हम क्या बोलेंगे प्रेजेंट में? चेन्नई। आज से जो चेन्नई है पहले क्या बोला जाता था? मद्रास। मैसूर, मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुर्ग, कुर्ग भी कर्नाटक में। और सिंगलदीप को हम क्या बोलते थे? जो श्रीलंका है उसको हम क्या बोलते थे? सिंगलदीप। तो इन सभी क्षेत्रों पर चोल राजराज प्रथम ने क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। चोल राजराज प्रथम ने, इसकी राजधानी थी तंजौर, और तंजौर में इसने क्या किया कि भगवान शिव का राजराजेश्वर मंदिर को बनवाया था। अब देखिए इस राजराजेश्वर मंदिर के बारे में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू शिव मंदिर है जो 11वीं सदी के शुरुआत में बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र सबसे बड़ा मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। इसके 13 मंजिल भवन की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। शिखर पर स्वर्ण कलश स्थित है। जिस पाषाण पर यह कलश स्थित है उसका भार 80 टन है और यह एक ही पाषाण से बना है। इतना भारी पत्थर कैसे शिखर पर रखा गया ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर में नंदी जी की एक प्रतिमा है जो 6 मीटर लंबी, 2.6 मीटर चौड़ी तथा 3.7 मीटर ऊंची है। भारतवर्ष में एक ही पत्थर से निर्मित नंदी जी की यह दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण सन 1010 में चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। इसका निर्माण सिर्फ 5 साल में पूर्ण करवाया गया, जो कि असंभव लगता है। चोल शासक प्रथम राजराज चोल को सपने में भगवान शिव जी ने दर्शन दिए थे। इसी सपने की वजह से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया।
यह मंदिर अपने साम्राज्य को भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाने के लिए बनवाया था। तो देखा आपने कि राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण था वो किसने कराया था? राजराज ने करवाया था, जो कहाँ पर है? तंजौर, तमिलनाडु में। अब राजराज के बाद देखिए नेक्स्ट रूलर राजेंद्र प्रथम। यह है राजराज प्रथम का पुत्र व उत्तराधिकारी था। मतलब राजराज प्रथम के बाद उसने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को बनाया था। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, एक पावरफुल नेवी थी। दैट मीन्स आप नौसेना समझते हो, नौसेना क्या होता है? ऐसी सेना जो जल सीमा की, जो जल बॉर्डर की क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, उनकी रक्षा करती है। और क्या करती है? व्यापार करती है एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में। इसने पेंगू, मर्दमान, अंडमान निकोबार द्वीप को जीता था। राजेंद्र प्रथम ने पेंगू, मर्दमान, अंडमान निकोबार, ये जितने भी क्षेत्र थे इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसकी सेनाएं कलिंग, उड़ीसा पार करके गंगा तक पहुंच गई थी। किसकी सेना? राजेंद्र प्रथम की सेना कलिंग, और आप जानते हो कलिंग कहाँ पर? उड़ीसा में है। यहाँ से इसकी सेना कलिंग उड़ीसा को पार करके कहाँ तक पहुँच गई? गंगा तक पहुँच गई और उस क्षेत्र को जीत लिया, अपने अधीन कर लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था गंगई कोंडा। और गंगई कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी। क्यों की थी? क्योंकि इसने गंगा तक के जो क्षेत्र था उसको अपने अधीन या जीत लिया था। अब इसके बाद आते हैं अन्य शासक, चोल वंश के अन्य शासक। तो राजेंद्र प्रथम का पुत्र व उत्तराधिकारी था राजाधिराज। राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम युद्ध में मारा गया था। और राजाधिराज की मृत्यु कैसे हुई थी? क्योंकि चालुक्य राजा था एक सोमेश्वर। चालुक्य वंश को हम अगली बार पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जब ये चोल वंश खत्म हो जाएगा तो चालुक्य राजा था सोमेश्वर। सोमेश्वर के साथ राजाधिराज ने वॉर किया था, युद्ध किया था। और युद्ध कहाँ किया था? कोप्पम में किया था। और इस कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज की मृत्यु हो गई। अब देखिए, अब आता है राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम। इसके बारे में देखिए कि इसकी जो माँ थी वह चोल राजकुमारी थी और इसके जो पिता थे वो चालुक्य राज के स्वामी थे। मतलब राजेंद्र कुलोत्तुंग जो प्रथम था यह चोल और चालुक्य, यह दोनों डायनेस्टी से संबंध रखता था, क्योंकि इसकी माँ चोल राजकुमारी थी और इसके पिता चोल राज के स्वामी थे। कुलोत्तुंग ने एक नए राजवंश चालुक्य चोल वंश की नींव रखी थी। तो कुलोत्तुंग प्रथम था, इस कुलोत्तुंग प्रथम ने चालुक्य और चोल वंश की नींव रखी थी, जो एक नया राजवंश था। अब चालुक्य चोल राजवंश क्यों कहेंगे इसको? बिकॉज क्योंकि ये इसकी माता का नाम, जो माता थी वह चोल वंश से संबंधित थी और पिता चालुक्य वंश से संबंधित थे, इसलिए इसने एक नए राजवंश चालुक्य चोल वंश की नींव रखी थी।